हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस चैनल पर। और आप लोग मेरे साथ जुड़कर यूपीटीईटी 2026 और होमगार्ड परीक्षा हेतु यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री आपके लिए क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अभी आपके लिए प्रतिदिन होमगार्ड से रिलेटेड जीएस, स्टैटिक जीके की क्लासेस दी जा रही हैं। और यूपीटीटी के लिए आपके लिए अभी पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इनकी तैयारी कराई जा रही है। जल्दी आपके लिए मैथ, संस्कृत की क्लासेस भी ज़रूर दी जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग तैयारी करते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स भी आप लोग ज़रूर करिए कि आपके लिए किस प्रकार से क्लासेस चाहिए। अभी आपके लिए वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके लिए सीधे फैक्ट वाले जो प्रश्न आते हैं उनके लिए कराया जा रहा है। यदि आप लोग मेरे इस प्रश्न को याद करके जाते हैं तो आप लोग के लिए 30 में से 15 या 20 क्वेश्चन सेम मिलेंगे। परीक्षा में देखने के लिए आपको 15 से 20 प्रश्न इन्हीं नोट्स में से आपके लिए मिल जाएंगे। आइए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था उसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकला था? तो इसका आंसर है ब्लैक बोर्ड का परिणाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। इसी के अंतर्गत आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था। तो यदि पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान कब चलाया गया था, तो 1986 में राजीव गांधी जी के शासनकाल में। इसका मतलब होता है कि जो आपके लिए एक क्लास में जो आवश्यक शिक्षण सामग्री चाहिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ, चौक हुआ, टीचर्स हुए, जितनी भी एक क्लास में महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए उसको उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए अगले प्रश्न पर। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि संबंधित है जॉन डीवी जी से, क्योंकि जॉन डीवी जी सोचते थे कि प्रोजेक्ट शिक्षण पर इन्होंने बहुत जोर दिया था, पर इसको विकसित करने का श्रेय जाता है किलपैट्रिक जी के लिए। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दी थी किसने? विचारधारा थी जॉन डीवी जी की, जबकि विधि को आगे बढ़ाने का काम किया था किलपैट्रिक जी के द्वारा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए इसको हम बार बार सीरीज में डाल देते हैं। ये थॉर्नडाइक जी महोदय के द्वारा दिया गया था। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास और प्रभाव, इन्होंने मुख्य 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक ने। इसमें 3 प्रकार के स्टेप्स बताए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। फ्रॉबेल महोदय ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो खेल विधि के जनक कहलाते हैं फ्रॉबेल महोदय। इन्होंने कहा था कि यदि बच्चे को खेल खेल के आधार पर शिक्षा दी जाए तो वह बच्चा जल्दी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किंडरगार्टन विधि के जनक भी कौन कहलाते हैं? फ्रॉबेल महोदय। अधिगम का प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। अधिगम का देखिए सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, यदि कोई बालक शैतानी करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो एक प्रश्न आता है कि अधिगम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बालक के अवांछित व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। विकास का सही क्रम क्या होता है? तो इसमें आपकी अवस्थाएं आ जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यदि पूछा जाए विकास की सबसे प्रमुख या प्रथम अवस्था कौन सी होती है, वह होती है आपकी गर्भावस्था, क्योंकि गर्भ अवस्था से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व के समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व के समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत एडवर्ड स्पेंजर द्वारा दिया गया था। इन्होंने व्यक्तित्व को समाज शास्त्रों के आधार पर बांटा है, जो समाज में जो वो क्रियाएँ होती हैं उनके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष लागू किया गया था। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
सन 1994 में लागू किया गया था। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। आवश्यकताओं का सिद्धांत बोला जाता है, तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मास्लो जी के द्वारा दिया गया था। मास्लो जी ने आ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1946 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रथम स्थान पर शारीरिक मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अंतिम आत्म प्रेरित आवश्यकता जैसे वह समाज में अपना आत्मसम्मान चाहता है। तो इसकी कभी कभार आवश्यकताएं पूछ ली जाती हैं। तो प्रथम आवश्यकता थी शारीरिक मूलभूत आवश्यकता और अंतिम आवश्यकता होती है आत्म प्रेरित आवश्यकता। वह समाज में व्यक्ति चाहता है कि हमें क्या मिले? सम्मान मिले। इसके बाद आइए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? तो प्रयोगात्मक विधि के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञानशाला भी स्थापित की थी। ये प्रश्न पहले की परीक्षाओं में आ चुका है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञानशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट, जो प्रयोगात्मक के विधि के जनक भी कहलाते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का संप्रत्यय या प्रत्यय किसने दिया था? तो ZPD का प्रत्यय वाइगोत्स्की महोदय द्वारा दिया गया था। ZPD का प्रत्यय वाइगोत्स्की महोदय द्वारा दिया गया था। ऐसे सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए माने जाते हैं। असामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए अगला प्रश्न, बाल अंतर्भूत एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बाल अंतर्भूत एयरसेप्शन परीक्षण, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट यानी बाल अंतर्भूत परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलेक महोदय जी ने किया था। इस परीक्षण में ऐसे 3 से 10 वर्ष के बालकों के हेतु किया जाता है और इसमें 10 चित्र बताए जाते हैं जिनसे एक स्टोरी तैयार की जाती है। तो एक प्रश्न आ चुका है कि इसमें कितने चित्र होते हैं? तो इसमें 10 चित्र होते हैं और 3 से 10 वर्ष के बालकों हेतु यह व्यक्तित्व से संबंध परीक्षण किया जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है? तो बालक बिना किसी भेदभाव के साथ एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, वही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी जाति या फिर उसके कलर, रंग, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आई, सामाजिक नियमों कानून के विरुद्ध यदि कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो वह अपराधी बालक की कैटेगरी में आएगा। यदि कोई बच्चा शैतानी करता है या फिर कोई असामाजिक कार्य करे तो उसे हम अपराधी बालक की श्रेणी में रखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय जी द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि में एक प्रकार या 2 प्रकार से ना बताकर इन्होंने बहु प्रकार से बुद्धि को प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सन 1983 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा 1917 ईस्वी में दिया गया था। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई गई हैं? तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अवस्थाएं 4 प्रकार की बताई गई हैं। ये अवस्थाएं आप लोग जरूर हिंदी और इंग्लिश में याद कर लेना। संवेदनात्मक अवस्था या संवेदीय अवस्था भी बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे ज़्यादातर पूछी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का शासन वो क्या समय कितना होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 11 वर्ष से अधिक। इसमें बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ जाता है या अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वह कुछ अपने दिमाग में थॉट बना के उसके ज़रिए कुछ सोचता रहता है। पूर्व नैतिक अवस्था, ये सारी अवस्थाएं आप कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? तो इन्होंने 3 प्रकार की नैतिकता अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 पूर्व नैतिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। आप लोग अभी सीरीज वन लाइनर सीरीज में चल रही है, यानी एक लाइन में आपके लिए अभी प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो UPTT की परीक्षा होती है उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके फैक्ट पूछे जाते हैं, सीटेट की तरह नहीं आते इसमें। तो आप लोग अभी इस सीरीज को
नोट करते रहिए और आप लोग याद करते रहिए। आपके लिए डिटेल्स क्लासें भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें सारे चैप्टर टॉपिक वाइज उसमें क्रमबद्ध तरीके से होंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। टीईटी की परीक्षा बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला होगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।